मुझसे पूछोगे कि एस्ट्रोलॉजी में सबसे आसान क्या है, तो जो आप कोर्स आज कर रहे हो ये एस्ट्रोलॉजी का सबसे आसान कोर्स है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का 1% भी नहीं है। केपी एस्ट्रोलॉजी का 5% से ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर बेसिक जो समझाने की चीज़ें हैं वो केवल 3 या 4 घंटे से ज़्यादा की नहीं है। मगर इसमें आप उतना ही सक्सेसफुल होंगे इसको करने में जितना कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी को करोगे, उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। कंडीशन ये है, आप मेरे साथ काम करोगे। आप यदि ये सोचने लग गए कि मैं आपको कुछ सिखा दूंगा, कोई किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकता। सीखना खुद पड़ता है। मैं केवल आपको रास्ता बताऊंगा। हमारी क्लासेज होंगी, उसकी एक ड्यूरेशन होती है, एक टाइम होता है। मैंने आपको आज एक कंसेप्ट बताया, आप उसको घर पर यदि प्रैक्टिस करते हैं 4-5 कुंडलियों पर, ड्यूरिंग दिस कोर्स आप ध्यान रखिएगा कम से कम 100 कुंडलियों पर आपको उसे प्रैक्टिस करना है। और वो कुंडली किसी पर्सन की हो या ना हो, आप कोई भी कुंडली बना लीजिए सॉफ्टवेयर में जाके, कोई भी टाइम डालिए, कोई भी डेट डालिए, कोई भी जगह डालिए, वो कुंडली बनाइए और उसके बारे में आप 50 या 100 प्रेडिक्शन आप करेंगे तो आई एम श्योर आप बहुत और लोगों से बहुत बेटर प्रेडिक्शन देने में कैपेबल होंगे। ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आपका एस्ट्रोलॉजी की और जितनी भी विधाएं हैं उनसे प्रेडिक्शन देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर लेते हैं 50-50 साल में, वो एक भी प्रेडिक्शन नहीं दे पाते। जानकारी बहुत होती है, कहाँ उच्च का है, कहाँ नीच का है, कौन कहाँ है, षडबल क्या है, ये क्या है, कौन देख रहा है, ये पाप करतरी है, शुभ करतरी है, ये दशा है, ये फिफ्थ लॉर्ड है, नाइन्थ लॉर्ड है, बस वहीं तक का गेम होता है। नवांश में यहाँ चला गया, दशवांश में वहाँ चला गया, मगर रियल में प्रेडिक्शन बड़े से बड़े जो आपके गुरुज हैं जिनको आप मानते हो वो भी नहीं कर पाते। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको डेडिकेशन चाहिए होता है। मगर इनिशियली मैं आज की क्लास में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये बहुत कम टाइम के अंदर, बहुत कम टाइम में आप प्रेडिक्शन डेफिनेटली और सबसे बेहतर कर पाओगे यूजिंग बीएनएम। किसी के बारे में आप कोई भी चीज़ बताओगे वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट होगी, मगर कंडीशन ये है आप शुरू से शुरुआत करेंगे और एंड तक कम से कम जब तक ये कोर्स खत्म होगा 100 कुंडलियों पर आपको जो भी आता है वो लिखिए आप। और डेली 4 से 5 कुंडली आप प्रैक्टिस करिएगा, मतलब हाफ एन आवर आप दे दीजिए, 1 घंटा डेली दे दीजिएगा, तो हमारा ये कोर्स हार्डली 2-2.5 महीने चलेगा। उसके अंदर आप और लोगों से बेटर प्रेडिक्टर बन जाओगे। तो अभी मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ। आज की क्लास में ही आधे से लोग एब्सेंट हैं, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है यदि आपने ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं तो आप क्लास ज्वाइन करें और बीच में छोड़कर ना जाएं। टाइम पर आए। 8:30 का मतलब शार्प 8:30 है, मेरा 8:31 नहीं होता कभी। मैंने आपको 8:30 टाइम दिया है, आई विल ज्वाइन एट 8:29। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है 8:29 पर आप सब लोग आ जाएं और आप क्लास को पूरी को अटेंड करें। और कोई आपको इमरजेंसी आती है तो बात ठीक है, एक बीच में कोई भी छोड़ के ना जाए कि क्लास चल रही है और आप बीच में छोड़ के चले गए। इन केस ऑफ इमरजेंसी की बात अलग है, मगर जब आपने ऑनलाइन ऑप्ट किया है तो आप इसे ज्वाइन करें और एंजॉय करें। तो हम इसमें एंजॉय करेंगे, आप सीख कर जाओगे, ऐसा मेरा प्रॉमिस है। वही नहीं सीखेगा जो कि साथ में नहीं चलेगा। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, सभी को मैं म्यूट कर दूंगा। क्वेश्चन आंसर मैं एंड में लूंगा, बीच में नहीं। मैं म्यूट ही कर दूंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। आपको जो भी डाउट है आप नोट कर लीजिए प्रॉपरली कॉपी में। जो मैं पढ़ाऊंगा उसको आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, पूरी कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड करूंगा, तो उसकी वरी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इन्हीं मैं म्यूट इसलिए रखता हूँ क्योंकि कोई न कोई माइक ऑन कर लेता है, फिर वो सारा वीडियो रिकॉर्डिंग भी ख़राब हो जाता है, डिस्टर्बेंस काफ़ी आता है। तो एंड तक आपको आप नोट कर लीजिएगा डाउट आफ्टर क्लास में। जब तक आपके डाउट होंगे सारे क्लियर करूँगा एंड में। तो मैं अभी सबको म्यूट कर रहा हूँ। सर वही पूछना था सर, कल रिपीट मतलब हम लोग देख सकते हैं ना दोबारा से इस क्लास आप को? 10 बार देखिए, हमेशा रहेगा आपके पास। जी थैंक यू सर। ओके। ये आपको मैं वीडियो रिकॉर्डिंग, आपको मैंने एक इन्फॉर्मेशन ग्रुप बनाया है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उस पर वीडियो और पीडीएफ आपको हर एक क्लास का होगा, आप जब चाहे देखिएगा। ठीक है। और आपके कोई भी डाउट, मैं पूरे डाउट क्लियर करता हूँ क्लास में। कोशिश ये होती है रिपीटिंग नहीं होने चाहिए ये, और पर्सनल नहीं होने चाहिए इनिशियली। पहले आप कोशिश करिए सीखने की, अपनी कुंडलियों पर बाद में लगाना। तो
स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूं और उसके थ्रू हमारी पूरी क्लास चलेगी। तो हमारा कोर्स है BNN कोर्स, बेसिक एंड एडवांस कोर्स फॉर प्रेडिक्शन। ठीक है, ये सब कुछ है इसके अंदर, बेसिक एंड एडवांस एवरीथिंग। सबसे पहले हम आराधना शुरू करते हैं गणेश भगवान की, जिससे आपका हमारा ये टाइम यूजफुल हो, आप लोग सीख कर जाएं, मैं भी आप लोगों से कुछ सीखूं। ओम गण गणपते नमः। ये हमारा भृगुनंदी नाड़ी BNN एस्ट्रोलॉजी ओरिजिनल फॉर्म यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, बेसिक एंड एडवांस ऑफ RG राव सर। तो भृगुनंदी नाड़ी इन्वेंट की थी RG राव सर ने। तो मार्केट के अंदर आपको अलग अलग तरीके के कोर्स मिलेंगे, मैं आपको जो कराऊंगा इट इज ए ओरिजिनल कोर्स। तो आप जब तक मेरे से पढ़े तो मैं जो करा रहा हूं उस पर फोकस करें। इस कोर्स को हर आदमी अलग तरीके से कराता है, कोई इसके अंदर भाव इंक्लूड कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, मगर मैं जो करा रहा हूं ये ओरिजिनल RG राव सर से किया हुआ है मैंने, और वही मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। डॉक्टर महेशानंद जोशी मेरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म महेश जोशी है। एसोसिएटेड टू एस्ट्रोलॉजी सिंस 1990, वर्कड विद श्री CS पटेल, श्री RG राव, श्री MG पटेल, श्री KN राव एंड श्री IV अयंगर। जो जितने भी स्टॉल अवार्ड्स हैं सभी से कुछ ना कुछ एसोसिएशन रहा है। एंड आई एम टीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, प्रश्न एस्ट्रोलॉजी, KP एस्ट्रोलॉजी, वेरियस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। BNN में पढ़ा रहा हूँ और भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, एंशिएंट वास्तु, मॉडर्न वास्तु एंड मैनी मोर स्पिरिचुअल विद्या। ये सभी मैं पढ़ाता भी हूँ और प्रैक्टिस भी करता हूँ। ये हमारे यहाँ पर मेरे अपने जो कोर्सेज हैं डिफरेंट, उनकी एक मैंने लिस्ट दी हुई है। अब हम शुरू कर देते हैं आज की हमारी क्लास। भृगुनंदी नाड़ी की रिक्वायरमेंट क्या हुई? भृगु ऋषि थे और नंदी ऋषि थे, दो ऋषि थे। देखिए यहाँ पर जो अलग अलग तरीके की नाड़ी एस्ट्रोलॉजी प्रचलित है आज के समय पर, एक भृगुनंदी नाड़ी है, एक मीन नाड़ी है, एक चंद्रकला नाड़ी है, एक सप्तऋषि नाड़ी है, ध्रुव नाड़ी है, बुध नाड़ी है, अगस्त्य नाड़ी है। इस तरीके की 80 नाड़ी टेक्निक्स चलती हैं इन जनरल, और ये सभी साउथ इंडिया के अंदर चला करती थी। नॉर्थ इंडिया में इन्हें कोई जानता नहीं था आज से 20 या 25 साल पहले तक। इसके बाद अभी करंटली ये क्योंकि एस्ट्रोलॉजी थोड़ा पॉपुलर हुई है, लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर लेते हैं, कहीं आईकास से कर लेते हैं, कोई भारतीय विद्यावन से कर लेता है, कहीं किसी और से कर लेता है। इसके बाद जब वो प्रेडिक्शन नहीं कर पाते तब वो अल्टीमेटली KP या नाड़ी की तरफ आते हैं अधिकतर लोग। तो नाड़ी आज के समय पर बहुत पॉपुलर एस्ट्रोलॉजी है और ये बहुत ही एंशियंट है। मतलब जब पाराशर ऋषि ने जब आपकी बनाई थी बृहद पारस और होरा शास्त्र या जो भी शास्त्र लिखे थे, उससे पुरानी ये है। नाड़ी में जो मीन नाड़ी और चंद्रकला नाड़ी है वो नवांश पर बेस्ड है। एक्चुअली जो D9 चार्ट होता है उस पर बेस्ड है ये। सप्त ऋषि नाड़ी और भृगुनंदी नाड़ी ये ग्रहों के कार्यकत पर आधारित है। तो इसके अंदर देखिए हम जो पढ़ने वाले हैं ये भृगु नाड़ी और नंदी नाड़ी का कॉम्बिनेशन है, और ये इतनी ज्यादा इजी है। आपको केवल ग्रहों के कार्यकत पता होने चाहिए कि चंद्रमा किस चीज का कारक है, सूर्य किस चीज का कारक है, आपका बुध किस चीज का कारक है, बस कारकत्व पता है, आप प्रेडिक्शन दे दोगे। ना इसमें कोई दशाएं होती, ना कोई अंतर दशाएं होती, ना कुंडली में कोई भाव होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा आपको लगाना है तो ट्रांजिट लगा लीजिए, नहीं ट्रांजिट भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो भृगुनंदी नाड़ी केवल ग्रह के कारकत्वों पर बेस्ड है। ऐसे ही बुध नाड़ी भी है, ये पॉपुलर नाड़ी है जिन्हें हम यूज करते हैं, नवतारा चक्र पर बेस्ड है ये। और ये अगस्ता नाड़ी ये फैमिली लेगेसी है कुछ साउथ इंडिया में, वो लोग काफी चीजें बता देते हैं मगर वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो ये कुछ एक पर्टिकुलर नाड़ी है। अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, ध्यान से समझिए। भृगु ऋषि नंदी नाड़ी किस तरीके से बनाई, भृगु ऋषि और नंदी ऋषि ने इस नाड़ी को क्यों बनाया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसको हम क्यों प्रिफर करते हैं। आपको इन नाड़ी जो हम कुंडली बनाते हैं इसमें ना तो आपको लगने की जरूरत होती, इसमें अभी हम करेंगे, ना आपको किसी भाव की रिक्वायरमेंट होती। तो आपको यदि कोई पर्सन आपके पास आता है और वो उस जमाने में जब ये ऋषि पैदा हुए थे, ना ही तो प्लैनेट्स की कोई जानकारी थी, लोगों को ना डेट पता होती थी ठीक से, ना जन्म का समय पता होता था, तो वो पंडित जी के पास जाया करते थे या ऋषि मुनियों के पास जाया करते थे अपना भविष्य पता करने। तो उन्होंने ऋषियों ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला, क्योंकि उस समय पर कुछ था ही नहीं। आजकल तो हम सब कुछ लेकर चलते हैं, हमें पता होता है कौन सा प्लेनेट किस राशि के अंदर ट्रांजिट या गोचर कर रहा है या कहां पर चल रहा है, मगर उस समय पर ऐसा कुछ भी पता नहीं था। तो उन्होंने एक ऐसा
तरीका बनाया है जिसमें कि आपको कुंडली की लगने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि लगने तो 2 घंटे में बदल जाती है। अब आपके पास कोई व्यक्ति आया, उसने केवल बता दिया जी मैं तो अमावस्या के दिन पैदा हुआ था, चैत के महीने में। अब चैत के महीने में अमावस्या तो ठीक है पता चल जाएगी, मगर कब हुआ था ये उसे पता ही नहीं है। ऐसे कह देगा सुबह हुआ था, शाम को हुआ था, दोपहर में हुआ था, तो लगने निकालना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, ध्यान से समझिएगा, जिसमें ना तो लगने की जरूरत है, ना ही किसी ट्रांजिट गोचर की जरूरत है। क्योंकि प्रेडिक्शन देते टाइम आज के समय पर हम गोचर यूज करते हैं हमेशा। उस समय पर गोचर कौन बताएगा? ना कोई न्यूज़पेपर आता था, ना कोई पंचांग पहुंचता था, कुछ लिखी हुई स्क्रिप्ट थी नहीं। जो लोग ग्रहों की गणना करते थे वो एकाध लोग होते थे बड़े कई शहरों में जाकर। अब वहां तक कौन पहुंचेगा? तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं थी। तो उसी बेसिस पर जब आपके पास किसी चीज की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तब ये नाड़ी टेक्निक यूज की जाती है। और नाड़ी टेक्निक के अंदर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, आपको किसी भी चीज की डिटेल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहां पर बेसिकली दूसरी चीज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपकी पूरी सृष्टि है वो पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है। ऋषि मुनियों ने इसको किस तरीके से किया? देखिए 7 ऋषि थे, तो 7 ऋषियों को जो पार्वती माँ है, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की कुंडलियां लेकर दी उन्होंने ऋषियों को, और उनका एक परीक्षा ली और उनसे बताया कि इनके आप किसी इवेंट को बताइए कि इनकी जिंदगी में कौन कौन से इवेंट लिखे हैं। तो वो पहले पत्ते आया करते थे आपके पाम ट्री के, जो आपके बड़े बड़े पत्ते होते थे, उन पर उन ऋषियों ने वो सॉल्यूशन लिखे अपने अपने तरीके से। तो जो जिन ऋषियों ने जो सॉल्यूशन उनके ऊपर लिखे, उन्होंने ये बताया ये घटना हुई होगी, इस वजह से घटना हुई होगी, और उसी से ये नाड़ी आगे बढ़ती चली गई है। वही जो ताम्र पत्र थे या जो भी आपके पत्ते थे, उन पत्तों पे जो उन्होंने लिखा, आगे चल के लोगों ने उसी को डिकोड करके आपको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को बनाया। तो इसका कोई भी आपको वो नहीं मिलेगा, आपको ना बुक्स मिलेंगी पुरानी, आज के समय पर जो लोगों ने बनाई है वो बात अलग है, मगर इसका कोई भी आपको लिटरेचर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। अब आ जाते हैं हम, इसका पूरी सृष्टि बेसिकली 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। ये 5 तत्व मिलकर संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं। जीवन के लिए इन 5 तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य है। इनमें से कोई भी तत्व नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। ये तत्व पृथ्वी पर जड़, मूल और चेतन के रूप में विद्यमान होते हैं। जड़ वो होता है जो स्थिर होता है, चेतन वो होता है जो मूवेबल होता है। तो ये 5 तत्वों से आप सभी को मालूम है, हम पंच तत्वों से मिलते हैं। कहा जाता है कि हम पंच तत्वों से ही बनते हैं और उसी में जाकर विलीन हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक हमारा शरीर होता है, एक हमारा इसके अंदर दूसरी पृथ्वी तत्व होता है जो शरीर बना होता है, एक अग्नि तत्व होता है जो हमारे यहाँ पर ऊर्जा होती है बॉडी के अंदर, एक वायु तत्व होता है। तो आपको पता है सभी को कि बॉडी के अंदर वायु की रिक्वायरमेंट होती है। जल तत्व होता है, हमारा बॉडी का 70% के करीब जल तत्व है। ये सारे तत्व हम रोज लेते हैं, आपको मालूम है इनमें से कोई भी नहीं होगा तो आपका काम नहीं चलेगा। आप खाना खा लोगे, अग्नि नहीं होगी बॉडी के अंदर तो वो पचेगा नहीं। पृथ्वी का मतलब आपका पूरा शरीर, वायु मतलब हम जब वायु नहीं लेंगे तब तक भी जीवित नहीं रह सकते, जल नहीं लेंगे तब तक भी जीवित नहीं रह सकते, और आकाश आपकी सोच है, स्पेस ये आपका चेतना है, माइंड है। जो हम एक इंसान और जानवर में ये अंतर होता है, जानवर के अंदर आकाश तत्व नहीं होता, इंसान के अंदर आकाश तत्व होता है। तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता बताता है, आपको भला बुरा समझाने की इसके अंदर ताकत होती है आकाश तत्व के अंदर। हमारा जो बेसिक कंसेप्ट ये है कि हम जब एक इंसान के तौर पर जन्म लेते हैं तो हमारा जन्म लेने का पर्पस क्या? आपने सुना होगा, बहुत वीडियोस देखे होंगे कि जन्म लेने का हमारा क्या पर्पस है। असली पर्पस मैं बता रहा हूं, जन्म लेने का असली पर्पस है पूर्व जन्मों में किए हुए पापों की सजा पाना। इसके अलावा जन्म लेने का कोई भी पर्पस नहीं होता। सजा पाने के तरीके डिफरेंट होंगे। आप एक ह्यूमन बीइंग बने हो, इंसान बने हो, इसका मतलब आपके खराब कर्म आपने डेफिनेटली किए हैं, मगर इस ईश्वर ने आपको इंसान इसलिए बनाया है कि इस जन्म में इंसान है, आपके अंदर आकाश तत्व है, बुद्धि है, तो आप खराब तत्व कर्म ना करें, अच्छे कर्म करें, जिससे कि आपको आने वाले जन्मों में फिर से जन्म ना लेना पड़े, जिसे हम मोक्ष बोलते हैं। तो आप देखते हो ऋषि मुनि वगैरह जिन्हें इस बात की समझ हो जाती है, वो सांसारिक दुनिया को त्याग करके तपस्या करने लग जाते हैं या कोई सोशल वर्क करने लग जाते हैं। वो इसीलिए करने लग जाते हैं, उनको इस बात की समझ आ जाती है कि मुझे इंसान के फॉर्म में जन्म इसलिए मिला है क्योंकि मैंने पिछले जन्म में कुछ कर्म खराब किए थे और उन कर्मों की सजा मुझे यहाँ पर काटनी है। सजा तो काटनी ही है,
मगर अब मुझे मेरे कर्मों पर यह ध्यान देना है कि मैं अब कोई गलत कर्म ना कर पाऊं, अब मेरे सारे कर्म बेटर हो, जिससे कि मैं मेरा अगला जन्म ठीक हो और ये जन्म भी मेरा आगे चल के ठीक हो। तो वो सारा कुछ छोड़कर तपस्या में चले जाते हैं, सोशल वर्क करते हैं, भगवान की उसमें चले जाते हैं शरण में, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ चुकी होती है। तो जब हम जन्म लेते हैं तो देखिए आपका एक देह होता है, बॉडी। एक बच्चा जब आता है तो उसका शरीर होता है जिसे हम देह बोलते हैं। मार्स जो मंगल है वो देह को, आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर एक आत्मा होती है। देखिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है जब एक बच्चा बॉर्न होता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग या जानवर जो भी बॉर्न होता है उसका एक शरीर होता है। तो मंगल आपके शरीर या देह को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि शरीर भी कई तरीके का होता है, उस डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा। तो मंगल आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल के अंदर आपको मालूम है कि आत्मा होती है, और आत्मा को हम क्या बोलते हैं, आपका सूर्य रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों चीजें आती हैं। और जब एक बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से बाहर आता है, तो आप देखते हो कि डॉक्टर उसको मार कर रुलाता है। जब वो रोता है तो उसके अंदर आपका जीव एंटर करता है, जिसे हम बोलते हैं प्राण वायु, वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीन इसेंशियल प्लेनेट हैं। जब जिस दिन आप जन्म लेते हो, ये तीन चीजें आपकी जन्म लेते ही, आप पहली जब सांस लोगे, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। आपके पास एक देह होगी, आपके उस देह के अंदर एक आत्मा होगी, और एक प्राण वायु होगी जिसे हम जुपिटर या जीव बोलते हैं। तो भृगुनंदी नाड़ी या हर एक नाड़ी के अंदर जुपिटर आप खुद हैं। आप सेल्फ को जुपिटर बोलते हैं। हर जीव जुपिटर है। एक जानवर के बारे में बात करेंगे तो वो भी जुपिटर है, क्योंकि आप तभी तक हो जब तक आपके अंदर प्राणवायु है। आत्मा छोड़ के चली जाएगी यदि प्राणवायु निकल गई तो। शरीर किसी काम का नहीं होता, शरीर किसी का नहीं होता, वो यूजलेस हो जाएगा जैसे ही प्राणवायु चलेगी। तो आपका मतलब जब आप बोल रहे हैं मैं कौन है, ये आपकी प्राणवायु है, इसके अलावा मैं और कोई भी नहीं है। तो आप स्वयं मैं हो, बस वो प्राणवायु है, और आप स्वयं जुपिटर हो भृगुनंदी नाड़ी के अंदर। तो सबसे सुप्रीम भृगुनंदी नाड़ी के अंदर जुपिटर होता है। तो जब हम जन्म लेते हैं तो हम एक देह की फॉर्म में आते हैं जिसे हम मंगल बोलते हैं। देह के अंदर एक आत्मा होती है जिसे हम सूर्य बोलते हैं, और आत्मा जब ये दोनों मिलकर जब इनमें प्राणवायु आती है तो एक जीवित व्यक्ति पैदा होता है। अब आप पैदा हो गए, अब इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट होगी, आपका कनेक्शन होगा मून से, मरकरी से, वीनस से, सैटर्न से। मून आपकी माँ है, मून आपका मन है, मरकरी आपके यार दोस्त, कजन, बिजनेस, एजुकेशन, बुद्धि, ये सब आपको मिलेंगी। वीनस आपकी सुख सुविधाएं हैं। सुख सुविधाओं का यहाँ पर वीनस का मतलब होता है शारीरिक सुख, फिजिकल हैप्पीनेस, जिसे हम आज के समय पर लोग उसको वाहन का कारक बना देते हैं, मकान का कारक बना देते हैं। ये हमारी क्रिएटेड चीजें हैं। शुक्र का इनमें से किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं। शुक्र मीन्स शारीरिक सुख, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको जिस भी चीज से शारीरिक सुख मिलता है, फिजिकल हैप्पीनेस मिलती है, वो हर चीज शुक्र है। अब वो आप बड़ा मकान ले लीजिए तो बड़ा मकान सुख नहीं है, उसकी वजह से आपको हैप्पीनेस मिल रही है, एंजॉय कर रहे हो, आप बड़े बेड पे सो रहे हो, अच्छे गद्दे पर सो रहे हो, तो वो शुक्र है। इसी तरीके से आपका सैटर्न है, वो आपका कारोबार है, आपके कर्म है, सभी तरीके के कर्म है। ये शनि देव आपको लेकर यहाँ पर उस जगह पर ले जाएंगे जहां आपको सजा देनी है। आपको एंजॉय कराना है तो भी शनिदेव लेके जाएंगे, क्योंकि ये कारोबार है आपका। जो आप इस जन्म में कर्म करने वाले हैं वो शनि है, वो ले जाएंगे आपको। उसके बाद आपने क्या करना है वो आपके ऊपर है। भगवान ने इंसान को अक्ल दी हुई है, शनि आपको जरूर लेकर जाएगा, क्योंकि उसने सजा देनी है आपको, वो आपका कर्म फल दाता है। तो ये यहाँ पर मून, मरकरी, वीनस और सैटर्न का रोल बाद में आता है। आप जिस दिन पैदा होते हो तीन प्लेनेट आपके उसी दिन एक्टिवेटेड है। आपका देह है, उसके अंदर आत्मा है, और उसके अंदर आपका प्राणवायु है। प्राणवायु का कनेक्शन फिर आपकी माँ से होता है, माँ के थ्रू आते हो, और इसके बाद आपके कजन वगैरह, आपके अंदर बुद्धि का डेवलपमेंट होता है। आप सुख सुविधाएं, हर आदमी कुछ ना कुछ तो सुख भोगता ही है शरीर के लिए। हम खाना खाते हैं उसमें भी हमें आनंद की प्राप्ति होती है, पानी पीते हैं उसमें भी आनंद की प्राप्ति है, तो वो भी सुख है आपका। पानी जो पी रहे हो, बहुत भूख प्यास लग रही है तो वो शुक्र बन गया। खाना खा रहे हो, बहुत प्यास लग रही है तो वो भी शुक्र बन गया। तो जिस चीज में भी आपको फिजिकल हैप्पीनेस मिलती है, शरीर को सुख मिलता है, आप बेड के ऊपर सो रहे हो, ठंडी हवा चल रही है, तो वो भी शुक्र है। और ऐसे ही सैटर्न आपको वहां पर ले जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सारी चीजें आपको मिलाती हैं राहु और केतु से। ये लास्ट के दो प्लेनेट हैं, और आपके सभी दुखों का या आपके सभी भ्रमों का, जो हम कहते हैं ना कलयुग में माया का राज है, हम माया के वश में हैं। वो माया और कोई नहीं, राहु है।
माया, क्योंकि आपको पता ही होगा राहु केतु की स्टोरी, जो स्वरभानु राक्षस था वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, देवताओं से ज्यादा इंटेलिजेंट था। राक्षस हमेशा देवताओं से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, देवताओं से ज्यादा ताकतवर होते हैं, देवताओं से ज्यादा उनके अंदर भक्ति होती है राक्षसों में, तभी ताकत मिलती है। कभी भी भगवान राक्षसों से ही खुश होते हैं, देवताओं से नहीं होते। भगवान राक्षसों क्यों खुश होते हैं? वो उनकी अनकंडीशनल प्रेयर करते हैं बहुत लंबे समय तक। मगर फिर राक्षसों के अंदर एक सतगुण होता है, जब हम किसी की पूजा करते हैं तो हमारे अंदर सतगुण आता है। जब सतगुण आता है तो साथ में घमंड भी आ जाता है। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज का घमंड आ जाता है तो वो पथ भ्रष्ट हो जाता है, उसी को राक्षस बोलते हैं। राक्षस का ये कहीं नहीं मतलब है कि वो जैसे हमें पढ़ाया जाता है कि वो क्या लोगों का खून पीता है, ऐसा नहीं है। राक्षस वो हर व्यक्ति राक्षस है जो पथ भ्रष्ट हो चुका है, उसे अपनी ड्यूटीज पता नहीं है, और जो ड्यूटीज उसको दी हुई है उसके अंदर वो मानवता नहीं है, जिसके अंदर वो हर व्यक्ति राक्षस है। तो ये जो राक्षसों के अंदर बहुत दिमाग होता है, तो स्वर भानु को ये पता चल चुका था कि ये यहाँ पर ये अमृत हमें देने वाले नहीं है। इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस थी, तो वो लाइन में जाकर चला गया और उसके सर को काट दिया गया। तो दो धड़ हो गए, उसके दो हिस्से हो गए, 3-4 और हिस्से होते छोटे छोटे, जिनमें हम ये बोलते हैं सब्जियां आपकी जो उगती हैं, जिन्हें आपके साधु संत नहीं खाते, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये भी उसी के ऑर्गन्स थे। हड्डियां टूट के गिरी थी उसके गले की। तो ऊपर का जो उसका फेस था, उसके अंदर सारी वो इंद्रियां दे दी जिनसे सुख की प्राप्ति होती है। आंख दे दी, नाक दे दी, मुंह दे दिया, कान दे दिया, सारी मैक्सिमम वो इंद्रियां दे दी जिसके अंदर इनटेक हम करते हैं। कोई भी स्वाद लेते हैं वो इन्हीं से लेते हैं। ये इंद्रियां ना हो तो आपको कोई स्वाद नहीं आने वाला किसी भी तरीके का। तो राहु आपको यहाँ पर हर चीज के लिए लालायित करता है। आप राहु से देखते हो हर चीज, आप देखकर आपके मन के अंदर जैसे ही इच्छा जगी, समझ लो आपका राहु एक्टिवेट हो गया। गोलगप्पे की दुकान के आगे से निकले, आपके मन में स्वाद आया है गोलगप्पा खाना चाहिए, मतलब राहु आपको डाइवर्ट कर रहा है। किसी की कार देखी, आपके मन में आया कि मेरे पास बड़ी कार होनी चाहिए, इसका मतलब राहु एक्टिवेट हो गया आपका। किसी का मकान देखा, आपके किसी की साड़ी देखी, किसी की ज्वेलरी देखी, किसी को खूबसूरत बंदे को देखा, या कुछ भी देखा आपने और आप लालायित हुए, इसका मतलब आपके राहु का असर हो चुका है आपके दिमाग के ऊपर। तो राहु आपको बिगिन करवाता है, आपको अच्छा काम भी शुरू राहु करवाएगा, खराब भी शुरू राहु करवाएगा। राहु इज द बिगिनिंग। तो आपकी आंखों से जब तक हम कुछ देखेंगे नहीं, दिमाग से सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हम देखते हैं या हमें स्मेल आती है किसी चीज की, या हमें टेस्ट आता है, तभी हम उसमें आगे बढ़ते हैं। नशे पत्ते जो लोग करते हैं वो भी राहु है, क्योंकि राहु स्टार्ट करवा देगा और केतु आपका अंत है। तो हम जिंदगी में जैसे ही हम थोड़े बड़े होते हैं, आपका राहु बड़ा होना शुरू हो जाता है आपके साथ। राहु बड़ा होगा, 20 साल के में राहु और बड़ा हो गया, 25 साल के राहु और बड़ा हो गया, और आपके जैसे ही 50 साल के होंगे अब राहु बूढ़ा हो जाता है। अब केतु का रोल आ जाता है, फिर हमें लगता है कि नहीं जिंदगी हमने ऐसे ही बिगाड़ दी, अब हम डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। तो केतु हर चीज से आपको अलग करता है। एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ एवरीथिंग। नौकरी कर रहे हो तो कहेगा क्या फायदा नौकरी करने का, जो भी आप करोगे केतु हर चीज से आपको यहां पर कट कर देता है। इट इज ए लाइक ए कट। एंड किसी भी चीज का करना है, क्यों करता है? देखिए केतु के पास धड़ नहीं है, सर नहीं है। अब सर नहीं है तो गंदगी गंदगी है केवल। आप सर हटा दीजिए तो आपकी बॉडी के अंदर गंदगी होगी, तो जिसमें गंदगी होगी वो त्यागने की सोचेगा, उसे हर चीज से दूर जाने की सोचेगा, क्योंकि खाता तो हमारा मुंह है, और मुंह के नीचे का जो आपका जो फिजिकल बॉडी है उसको समझ लीजिए, उसके अंदर केवल गंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो वो गंदगी से भरा हुआ है, तो वो आपको क्या करता है, हर चीज से डिटैच करता है। वो कोशिश करता है आप इस दुनिया को जल्दी से छोड़कर जाओ, दुनियादारी से दूर रहो, इवन भूखे रहो आप। केतु में इतनी क्वालिटी होती है कि वो कहता है भूखे रहो, क्योंकि खाओगे तो मेरे अंदर गंदगी आएगी। ये कुछ नहीं खाएगा तो अच्छा है, फल खाओ। आप देखते हो ना ऋषि मुनि क्या करते हैं, जिनमें केतु एक्टिवेट हो जाता है, वो फलाहार करते हैं या व्रत करते हैं। 7 दिन का व्रत कर लिया, 10 दिन का व्रत कर लिया, ये सब केतु का कमाल है। तो केतु आपको हर एक चीज छुड़वाने की कोशिश करता है। अब आ जाता है हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है ओवरऑल, इसके अंदर हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, 12 भाव होते हैं और 12 साइन होते हैं। यहां पर भृगु नंदी नाड़ी के अंदर हाउसेस को बिल्कुल भी बोलूंगा भी नहीं, यूज भी नहीं करूंगा। हाउसेस का कोई यूज नहीं है। बहुत लोग पढ़ाते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया होगा वो पढ़ाते हैं। मैं यहाँ पर आपको जो भी पढ़ाने वाला हूँ वो प्योर आरजी राव जी की वो पढ़ाऊंगा आपको। क्या है देखिए, आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्टरी टाइप होगी, तो आप उसको बियर करिएगा,
क्योंकि मैं बैकग्राउंड बताना हर चीज़ का बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं हमें पता होना चाहिए। अगली क्लास से फिर हमारा सिस्टम शुरू हो जाएगा। देखिए इंट्रोडक्शन है, अंडरस्टैंडिंग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद थंब इंप्रेशंस एंड रीडिंग्स इंस्क्राइब्ड ऑन एंशिएंट पाम लीव्स। तो थंब इंप्रेशन अंगूठे को देखकर की जाती थी, अभी भी करते हैं बहुत लोग, और आपको पाम लीफ पे जो लिखा होता था उसको पढ़कर ये की जाती थी। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर एग्जिस्ट वेरियस अदर नाड़ी, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। भृगु नाड़ी एंड नंदी नाड़ी आर टू डिस्टिंक्ट नाड़ी, अलग अलग जो नाड़ी थी, तो इनको इनके रूल एक जैसे थे, तो रूल एक जैसे थे, ग्रह कारकत्वों पर बेस्ड थी। तो आरजी राव जी जो बेंगलोर के थे उन्होंने इसको डेवलप किया और डेवलप करके एक नाड़ी क्रिएट की जिसे हम भृगु नंदी नाड़ी बोलते हैं। भृगु नंदी नाड़ी बेसिकली बेस्ड ऑन सिग्निफिकेशन ऑफ प्लेनेट कारकत्व। तो आप ये ध्यान रखिएगा, प्लेनेट कारकत्व यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और कुछ टर्म जो यहाँ पर यूज होने वाली है, बहुत ज्यादा कुछ यूज नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो आप दशाओं से बच जाओगे, सब कुछ से बच जाओगे यहाँ पर। ये है बेस्ड ऑन ट्राइन। ट्राइन का मतलब मैं बताऊंगा, डायरेक्शंस पर बेस्ड है वो भी बताऊंगा, कंजंक्शन मींस युति पर बेस्ड है, और प्रोग्रेशन पर बेस्ड है। यहाँ पर एक नई टर्म यूज करेंगे हम, प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन क्यों यूज की जाती है, ट्रांजिट यूज नहीं किया जाता ओरिजिनल नाड़ी के अंदर, हालांकि मैं आपको ट्रांजिट भी करवाऊंगा। प्रोग्रेशन में हम क्या मानकर चलते हैं, क्योंकि उस समय पर जब ये आई थी तो हमें ट्रांजिट तो पता नहीं होता, तो हम फिक्स कर लेते हैं कि जुपिटर एक राशि में एक साल रहेगा, अगली राशि में दूसरी भाव में चला जाएगा, उससे अगले साल में तीसरी राशि में चला जाएगा, उससे अगले साल में चौथी राशि में चला जाएगा। तो इस तरीके से इसमें पहले से ही एज्यूम करके चलते हैं, मानकर चलते हैं कि जुपिटर एक राशि में एक साल गुजारता है, शनि एक राशि में 2.5 साल गुजारता है। इसका एक्चुअल ट्रांजिट से कोई भी लेना देना नहीं होता प्रोग्रेशन का। प्रोग्रेशन एक तरीके का ट्रांजिट है, मगर एक्चुअल ट्रांजिट से इसका कोई लिंक नहीं होता। एक्चुअल में आपका जुपिटर कहां पे है ट्रांजिट में, उससे इस बात का कोई मतलब नहीं होगा। ट्रांजिट भी हम यूज करेंगे, एस्पेक्ट यूज करेंगे। यहां पर जो एस्पेक्ट होता है वो आपका बिल्कुल अलग होगा। ये एस्पेक्ट ना ही तो आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी का होता है, ना ही किसी और तरीके का एस्पेक्ट होता है। इंपॉर्टेंट ट्रांजिट, यहाँ पर जो ट्रांजिट इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जुपिटर का, सैटर्न का और राहु केतु का। यहाँ पे एक टेक्निक यूज होती है जिसको बोलते हैं फॉलोशिप। फॉलोशिप का मतलब कौन प्लेनेट किसको फॉलो कर रहा है, कौन प्लेनेट किसका पीछा कर रहा है, कौन प्लेनेट कुंडली में किससे मिलकर आया है और किससे जाकर मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इन सभी टर्म्स को मैं आपके एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। इनिशियली मैं इसमें केवल आपको पॉइंट्स बता रहा हूं हम क्या क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्दर। इन दिस लग्न इज नॉट यूज, कोई लग्न नहीं है यहाँ पर, आप जहां मर्जी से शुरू कर दीजिए। यहाँ पर प्लेनेट इंपॉर्टेंट होंगे, प्लेनेट कारकत्व इंपॉर्टेंट होंगे, लग्न वगैरह कुछ भी नहीं होती। आप जिस मर्जी जगह से शुरू हो जाइए, जिस मर्जी प्लेनेट से शुरू हो जाइए, मगर यहाँ पर जुपिटर को इंपॉर्टेंस देते हैं। इसमें नवांशा इज नॉट यूज्ड इन दिस। एंड में आरजी राव जी नवांश को यूज करने लगे थे, मगर इनिशियली नवांश को यूज नहीं किया था। और इसके अंदर कोई भी रेमेडीज नहीं होती भृगु नंदी नाड़ी में, नो रेमेडीज इन दिस। मगर कुछ एक आपकी स्पिरिचुअल रेमेडीज हम बताएंगे जिसमें हम पूजा पाठ वगैरह करेंगे, बाकी कोई रेमेडीज नहीं होती भृगु नंदी नाड़ी में। इसमें देखिए और कुछ पॉइंट बताता हूं। व्हाट इज भृगु नंदी नाड़ी एंड हाउ टू मेक क्विक एंड एक्यूरेट प्रेडिक्शन थ्रू आउट इट। तो भृगु नंदी नाड़ी का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये आपका आरजी राव जी ने क्रिएट किया था। इन दिस सिस्टम, इस सेकंड पॉइंट को ध्यान से समझिए, क्योंकि आप और तरीके की एस्ट्रोलॉजी करके आए हैं। यू डोंट नीड टू रीड एनी दशा, किसी दशा की जरूरत नहीं है, डिविजनल चार्ट की जरूरत नहीं है, इवन यू डोंट नीड एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ। आपको जन्म समय की एक्यूरेसी की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 2-4 घंटे भी वो होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आध दिन का अंतर है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा इसमें बहुत ज्यादा। केवल चंद्रमा ने राशि परिवर्तित नहीं की हो, बाकी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है, आप उसी के बेस पे प्रेडिक्शन कर दोगे। इवन विदाउट ऑल दीज थिंग्स यू कैन मेक ए एक्यूरेट प्रेडिक्शन ओनली थ्रू डीवन चार्ट, लग्न चार्ट से। ये सेंटेंस बार बार सुन लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत लोग कहेंगे जी ये देखना है वो देखना है, ओनली डीवन चार्ट देखना है, इसके अलावा किसी चार्ट को नहीं देखना। आपकी जन्म जो राशि, जन्म जिसे हम बोलते हैं आपका हॉरोस्कोप, आपका जो ओरिजिनल होता है, राशि चार्ट जो होता है, बर्थ चार्ट जो होता है, केवल उसी के बेस पर हम प्रेडिक्शन करेंगे। दिस सिस्टम इज सो सिंपल दैट इवन ए न्यू कमर कैन मेक स्टनिंग प्रेडिक्शंस विद इन फ्यू वीक्स। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम कुछ हफ्तों के अंदर आप बहुत बेटर प्रेडिक्शन इसके अंदर करना शुरू कर दोगे।
तो ये मैंने कुछ छोटा सा आपको बैकग्राउंड बताया था भृगु-नंदी नाड़ी का। अब हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक से मैं चलूंगा। आप में से अधिकतर लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी स्टिल। तो यहाँ पर आपकी ये 12 राशियां होती हैं, आपको मालूम है। उसमें आपका एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस, सभी राशियों के करैक्टरिस्टिक हमें पता होने चाहिए। ये पूरी भृगु-नंदी नाड़ी केवल प्लेनेट और राशि का कॉम्बिनेशन है, इसमें भाव वगैरह कुछ भी नहीं होता। फर्दर ये राशियों की लॉर्डशिप है। आपको मालूम है कि आपका जो मार्स है वो एरीज और स्कॉर्पियो का लॉर्ड होता है। इसके अलावा वीनस है आपका टॉरस और लिब्रा का लॉर्ड होता है। फिर आपका मरकरी है वो जेमिनाइन और कन्या दैट इज वर्गो का लॉर्ड है। फिर आपका चंद्रमा है वो कैंसर या जिसे हम कर्क राशि उसका लॉर्ड है। सूर्य आपका सिंह राशि का लॉर्ड है। गुरु या जुपिटर आपका सेजिटेरियस एंड पाइसेस मीन्स धनु और मीन राशि का लॉर्ड है। सैटर्न आपका 10 एंड 11 मीन्स कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस राशि का लॉर्ड होता है। तो सबको आपको लॉर्डशिप ऑलरेडी पता होगी। इसमें सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस इसी चीज पर ध्यान रखोगे, आपको जिसको जितने ज्यादा सिग्निफिकेशन पता है वो उतना ही प्रेडिक्शन करेगा। यहाँ पर मैंने सिग्निफिकेशन को अलग अलग लिस्ट में डिफाइन किया हुआ है। आपको याद रखना पड़ेगा आपको कुंडली में क्या देखना है, तो आपको पता होना चाहिए किस प्लेनेट से देखा जाता है। बस उसी के बेस पर हम सारी की सारी प्रेडिक्शंस इसमें करने वाले हैं। इट इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लैनेट्स। तो सिग्निफिकेशन में क्या होता है, कुछ तो काम से रिलेटेड सिग्निफिकेशन होंगे, कुछ रिश्तों से रिलेटेड सिग्निफिकेशन होंगे। तो रिश्तों से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस आपको रटे होने चाहिए कि कौन सा रिश्ता किस प्लेनेट से देखा जाता है, कौन सा काम किस प्लेनेट से देखा जाता है। तो हमारी शुरू की 3-4 क्लासेस सिग्निफिकेशंस पे ही चलेंगी मेनली, उनके कॉम्बिनेशन से क्या रिजल्ट आते हैं इसी पर चलेंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, साथ ही साथ मैं पीडीएफ दूंगा, आप इन्हें डेली रिवाइज करें। तो हमारी जब 3-4 क्लास आए तो आपको A to Z सिग्निफिकेशन रटे होने चाहिए। आपको सिग्निफिकेशन रट गए तो आप भृगु-नंदी नाड़ी के थ्रू हर एक कुंडली के अंदर अब 200 प्रेडिक्शन 15 मिनट के अंदर अंदर कर दोगे। देखिए सैटर्न यहाँ पर कर्म का कारक है, जुपिटर जीव का कारक है, सेल्फ का कारक है। मेल या फीमेल कोई भी हो, जुपिटर जीव का कारक माना जाएगा। फीमेल के केस में शुक्र को भी जीव का कारक मानते हैं, मगर जो रिजल्ट है वो जुपिटर ही देगा, ये ध्यान रखना। आपका मार्स है देह का कारक होता है, आपके शरीर या बॉडी का कारक होता है। तो बॉडी से रिलेटेड आपको कोई भी चीज देखनी है, एनर्जी देखनी है बॉडी के अंदर, बिल्ट कैसी है, कोई स्ट्रोंग है, मजबूत है, कमजोर है, वो सब हम मार्स से देखेंगे। किसी की ईगो देखनी है, आपने मंगल दोष सुना होगा, मंगल दोष इसीलिए होता है, मार्स ईगो का कारक है। सर्टेन जगह पर मंगल होता है कुंडलियों में तो उन लोगों के अंदर ईगो होती है, दूसरे की बात सुनते नहीं। शत्रुता का कारक है, एनमिटी का कारक है। चंद्रमा यहाँ पर भृगु-नंदी नाड़ी में याद रखना, ये अच्छा ग्रह नहीं होता, ये खराब है चंद्रमा हर तरीके से। ये मन का कारक होता है। चंद्रमा चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, बदलाव, आपकी स्थिति में चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करेगा हम देखेंगे अभी। ब्लेम, आपको कोई भी ब्लेम लगने वाला है, आपकी बदनामी होगी। चंद्रमा बदनामी का कारक भी है, खर्चों का कारक भी चंद्रमा होता है, एक्चुअली मूवमेंट का कारक भी होता है। इसके बाद आता है आपका राहु, मैंने बताया ये माया है, इल्यूजन, छल। राहु आपका छल का कारक है। राहु जहां भी आ जाएगा आपके अंदर आपको वस्तु स्थिति, जिसको हम बोलते हैं रियल पोजीशन, पता नहीं लगने देगा। केतु मुक्ति का कारक है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। इसको एंड और कट भी बोलते हैं, रिजेक्ट भी बोलते हैं, हर चीज को रिजेक्ट करता है केतु। यहाँ पर केतु सबसे खतरनाक प्लेनेट है इसके अंदर बीएनएन में, जिसके साथ चला जाएगा उसे बर्बाद कर देगा। केतु का किसी के साथ भी कंजंक्शन हो, बीएनएन के अंदर हम बहुत अधिक प्रेडिक्शन केतु के बेस पर दे सकते हैं। केतु इतना इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, देखिए जिसके साथ जाकर बैठेगा उसे खराब कर देगा। अभी जिन लोगों का शुक्र 5 साइन में है, केतु 5 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, जिनका शुक्र 5 साइन में है उनके खर्चे एकदम से बढ़ गए होंगे। 5 में हो या 4 में हो, खर्चे बढ़ गए होंगे, कमाई घट गई होगी। लग्जरी मतलब जो भी है आपका धन धान्य का कारक एक्चुअली वीनस होता है यहाँ पे शुक्र, तो उनके पैसे कमाना शुरू होंगे, खर्चे बढ़ना शुरू होंगे, ऐसे खर्चे आ जाएंगे या ऐसे लॉसेस कर देगा। जिनके मंगल के साथ है, लेट फीमेल नेटिव का हस्बैंड से लड़ाई होना शुरू हो गई होंगी। यदि कोई डिस्प्यूट है तो ऑलरेडी डिस्प्यूट है तो उसमें आपका सेपरेशन की कंडीशन पहुंचा देगा। मार्स के साथ केतु आ गया। बच्चों की कुंडली में अब जिनका बुध 5 साइन के अंदर है, उनकी पढ़ाई में वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया होगा उसने।
जिनका जुपिटर 5 साइन में है, उनकी फैमिली के अंदर किसी की डेथ हो गई होगी या उनकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यू आ गए होंगे, वो घर पर जाकर बैठ गए होंगे, ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस में बताऊंगा आगे। इसके बाद आता है आपका सूर्य, यहाँ पर आत्मा का कारक है, सरकार गवर्नमेंट से रिलेटेड हर एक चीज का कारक सूर्य है, अथॉरिटी का कारक भी सूर्य है। अथॉरिटी किसके पास होती है? तो कोई अच्छी जगह पर, अच्छी पोस्ट पर, अच्छी स्टेट में कोई भी बैठा हो जिसको जिसके पास ऐसी पावर हो जो दूसरे लोगों पर नहीं हो, दूसरे लोगों के कुछ काम कर सकता हो या रोक सकता हो, उसको हम अथॉरिटेटिव वे में बोलते हैं। तो सूर्य इन सभी चीजों का कारक है। नेम फेम का कारक भी सूर्य होता है, धर्म का कारक भी सूर्य होता है। ये राजा है एक्चुअली, तो राजा धर्म का ही वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। पहले के जमाने में राजा का काम ही होता है धर्म निभाना लोगों से। तो ये इन सब चीजों का कारक है। मरकरी आपकी बुद्धि, ब्रेन का कारक है। अब देखिए, मरकरी जो बुद्धि है वो बच्चे वाली बुद्धि होती है, इंपल्सिव। मरकरी जिसकी होगी बुद्धि, मरकरी का कारक है। हर एक की कुंडली में बुध होता है, तो बुद्धि होगी। अब बुध कैसा है उस पर उसकी बुद्धि डिपेंड करेगी। जो हम बोलते हैं चंचल जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते लोग, उनकी बुद्धि को मरकरी रिप्रेजेंट करता है। बच्चे वाली बुद्धि होती है मरकरी की। जो गुरु है जुपिटर, वो बुद्धिमता है, यूटिलिटी, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। आपने अपने बच्चे देखे होंगे घर में, आप बहुत लोगों से सुना होगा, वैसे बहुत इंटेलिजेंट है मगर पढ़ता नहीं है। अब वैसे इंटेलिजेंट का क्या फायदा यदि पढ़ता ही नहीं है? तो इसका मतलब बुद्धि तो है उसमें, बुद्धिमत्ता की कमी है, उसका जुपिटर खराब है। बुद्धि मीन्स मरकरी है, वैसे बहुत इंटेलिजेंट है, बात एकदम से पकड़ लेता है, एकदम से समझ लेता है, इसका मतलब उसकी मरकरी है उसका ठीक, मगर वो उसको यूटिलाइज बुद्धि को ठीक से नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसकी बुद्धिमत्ता की कमी है, विजडम की कमी है, मतलब उसका जुपिटर खराब है। तो आपको कोई भी पर्सन को, आपका माइंड को प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए बुद्धि को उसके बुध के साथ जुपिटर का बेटर होना जरूरी होता है। जो लोग बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत समझ बूझकर काम कर रहे होते हैं, आप ये मानकर चलिए कि उनका जुपिटर स्ट्रोंग है। और जो समझ बूझकर भी कर रहे हैं और इंटेलिजेंट भी है, तो उनका बुध और जुपिटर दोनों स्ट्रोंग है। मगर जो लोग वैसे तो अपनी बारी पे तो दिमाग बहुत अच्छे लगाते हैं, मगर वो डिसीजन सही समझदारी के नहीं लेते, इसका मतलब उनका बुध तो ठीक है मगर उनका जुपिटर गुरु खराब है। ये सारी चीजें आप कुंडली में 1 मिनट में देखकर बता सकते हो। अपने घर के अंदर आप देखिएगा कि बच्चे होते हैं, हम देखते हैं कि किसी के बच्चे बहुत सिंसियर होते हैं और पता लगा IIT क्रैक कर गए, IAS क्रैक कर गए, तो उनका बुध और जुपिटर दोनों अच्छा है। मगर किन्हीं के बच्चे तो अच्छे हैं, पढ़ने में इंटेलिजेंट है, हर चीज याद हो जाती है, मगर बुक लेके नहीं बैठता, वो घर के अंदर खेलेगा कूदेगा, मोबाइल में टाइम लगाएगा। इसका मतलब मरकरी तो ठीक है मगर उसका जुपिटर खराब है। अब एक ऐसे बच्चे होते हैं जो बेचारे पढ़ रहे हैं दिन भर मगर नंबर तो आते नहीं, दिन रात पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ ठीक ठाक कर रहे होते हैं, इसका मतलब उनका मरकरी खराब है और जुपिटर स्ट्रॉन्ग है। तो बुद्धिमत्ता तो है मगर बुद्धि नहीं है। तो एक्चुअल में कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका, आपको सक्सेसफुल होने के लिए, मैच्योर बनने के लिए। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई बड़े आदमी बन जाओ, सक्सेस का मतलब यहाँ पर मैं मान रहा हूँ आप अच्छे आदमी इंसान बनो, उसके लिए आपका बुध और जुपिटर दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फर्दर आता है आपका वीनस, ये भोग को रिप्रेजेंट करता है। भोग मीन्स लग्जरी, और भोग का आपके शरीर से मतलब है, भोगता और कोई नहीं है, आत्मा कभी कुछ नहीं भोगती, भोगता शरीर है। तो जो आपके शारीरिक सुख को रिप्रेजेंट करता है। और लग्जरी का मतलब हम कुछ और ले लेते हैं, बड़ी कार को हम लग्जरी बोलते हैं, नहीं, लग्जरी शरीर को चाहिए होती है, बाकी चीजों को तो हमने वैसे लग्जरी नाम दिया हुआ है। और आपका वीनस डिजायर का भी कारक है, इच्छाओं का भी कारक है, वेल्थ और धन का कारक भी वीनस है। तो भृगुनंदी नाड़ी के अंदर वीनस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट का रोल प्ले करता है। अब आते हैं मेन सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लेनेट रिलेटेड टू रिलेशंस। पहले जो मैंने बताया सिग्निफिकेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, बाकी अब कुछ भी नहीं ध्यान दोगे तो भी आप 50 प्रेडिक्शन कर दोगे 2 मिनट में। आपको प्लेनेट के सिग्निफिकेशन पता है। मेन सिग्निफिकेशन ऑफ प्लेनेट ऑफ रिलेशन, इसकी बहुत यूटिलिटी है। देखिए, आपको कुंडली में अपने सूर्य क्या बताता है, फादर एंड ओनली सन, या पहला बेटा आपका सूर्य रिप्रेजेंट करता है। फादर को भी सूर्य बताएगा। फादर को कब तक बताएगा, जब आपकी उम्र छोटी है, 25-30 साल के तक आपकी जब उम्र है तो सूर्य आपके फादर को रिप्रेजेंट करेगा। मगर जब उलट के आप 50 साल के हो गए तब आपका वही सूर्य आपके बेटे को रिप्रेजेंट करेगा। यदि किसी का एक ही बेटा है तो वो सूर्य होता है, और यदि फर्स्ट एक से ज्यादा भी है तो पहला बेटा सूर्य होता है। अब इसका यहाँ पर यूटिलिटी कैसे होती है देखिए, ध्यान से समझिए। आपको अपनी कुंडली में पिता के बारे में देखना है तो आपके सूर्य को पकड़ लीजिए, उससे देखेंगे। बस बेटे के बारे में देखना है तो सूर्य को पकड़िए, उस
उस पर फोकस करेंगे, बस सूर्य पर फोकस करेंगे। यहां पर कोई लग्न नहीं होती, कोई भाव नहीं होता, इसके अंदर प्लेनेट होते हैं, उनके सिग्निफिकेशन होते हैं। अब आप समझते जाइए, आपको किसी के फादर के बारे में देखना है तो आपको उस कुंडली की ना लग्न देखनी है, ना नवा भाव देखना है, ना कुछ देखना है। आप देखिए उसका सूर्य कहां पर है, वो किस स्थिति में, स्थिति के बारे में मैं आगे बात करूंगा, मगर ये आपको अभी से ध्यान रखना है कि मैं कहूंगा पिता के बारे में देखना है तो आपकी नजर सूर्य पर टिकनी चाहिए। बेटे के बारे में देखना है, केवल एक बेटा है तो नजर सन पे, वो सूर्य पे टिकनी चाहिए। मदर के बारे में देखना है, आप देखिए मदर से रिलेटेड आपको कुंडली में कुछ भी देखना है। मदर की तबीयत ठीक होगी, मदर नौकरी वाली होगी, मदर गुस्से वाली होगी, मदर कैसी होगी, मदर के बारे में कुछ भी देखना है। आप कुंडली में चंद्रमा को पकड़िए, बस चंद्रमा से कौन कौन प्लेनेट कनेक्टेड है, कैसे कनेक्ट होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यही भृगुनंदी नाड़ी है, कैसे कनेक्ट होते हैं। मगर अभी आप ये ध्यान रखिए, चंद्रमा से जो भी प्लेनेट कनेक्टेड होंगे, अच्छे बुरे, वैसे ही मदर के साथ मदर के करेक्टरिस्टिक होंगे। तो मदर को देखना है तो आप यहां पर मून को पिन पॉइंट करिए। आपको हस्बैंड को देखना है फीमेल नेटिव के केस में, पति को तो मार्स पति का कारक होता है भृगुनंदी नाड़ी में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर होता है पति का कारक, मगर भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर नहीं होता, ओनली मार्स कारक होगा। पति के बारे में देखना है, अब आपने अपनी कुंडली में देखना है पति कैसे होंगे आपके, या उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटेंगी, आपकी कुंडली से देखना है। क्या उनके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, उनको कोई प्रोफेशन में तो दिक्कत नहीं आ जाएगी, उनकी एजुकेशन कैसी रही होगी, मैरिज से पहले कैसे रहे होंगे, मैरिज के बाद उनका भाग्य उदय होगा नहीं होगा। तो आप मार्स को देखेंगे कुंडली में, वो पति का कारक है और छोटे बहन भाई का कारक भी है, ब्रदर्स का। मार्स इज ऑल्सो कारक ऑफ ब्रदर, भाई का कारक है, पर्टिकुलरली जो अपने से छोटे भाई है उसका कारक मार्स होता है। तो आपको याद रखना है, अपने छोटे भाई के बारे में भी आप अपनी कुंडली में 50 प्रेडिक्शन दे सकते हो। आपकी कुंडली देखकर आपके छोटे भाई के बारे में, आपकी मदर के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में कितनी ही प्रेडिक्शन दी जा सकती है। मरकरी रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड को, मेल या फीमेल जो भी फ्रेंड हो उसे रिप्रेजेंट करता है। लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर जिनके अफेयर चल रहे होते हैं, तो वो कोई बॉय का अफेयर चल रहा है तो उसकी गर्लफ्रेंड मरकरी होगी। गर्लफ्रेंड के बारे में, उसके बारे में पता करना है तो आप मरकरी को पिन पॉइंट करोगे। और गर्ल का अफेयर चल रहा है तो उसका बॉयफ्रेंड मरकरी होगा। तो उसको किसी लड़की की कुंडली में आपको आके देखना है कि इसके बॉयफ्रेंड के क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, कैसा होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, धोखा देगा, मैरिज करेगा नहीं करेगा, और कितनी गर्लफ्रेंड है उसकी। तो आप देखोगे मरकरी को। लास्ट ब्रदर एंड लास्ट सिस्टर, आप कह सको 3 भाई हैं तो सबसे छोटा भाई मरकरी होगा, 3 बहन है तो सबसे छोटी सिस्टर मरकरी होगी। तो यदि 2 ही है तो जो लास्ट वन जो भी है वो मरकरी है, ध्यान रखिएगा। केवल 2 है तो लास्ट वन आपका मरकरी होगा। एक के केस में तो पहला पुत्र तो आपका सन होता है, अब किसी के 2 पुत्र हैं तो दूसरा पुत्र मरकरी होगा, 3 है तो तीसरा मरकरी होगा। जो सबसे छोटा वाला है लास्ट ब्रदर और सिस्टर को इससे रिप्रेजेंट करेंगे। जुपिटर सेल्फ होते हैं, हम खुद जुपिटर हैं ऑलवेज, चाहे मेल हो या फीमेल हो। हालांकि फीमेल नेटिव को हम वीनस से भी देखते हैं, मगर रिजल्ट जुपिटर से ही देखेंगे। उसके वो कैसे रिजल्ट मिलेंगे वो सब जुपिटर से देखेंगे। जुपिटर गाइड और गुरु भी है, आपका जो गाइड होता है वो भी जुपिटर है, गुरु भी जुपिटर है। वीनस फीमेल के लिए सेल्फ होता है, और ये वीनस हर तरह की जो फीमेल नेटिव है किसी की लाइफ में वो सब वीनस है बेसिकली। मगर ये ध्यान रखना है वीनस सेल्फ है। वाइफ है किसी मेल नेटिव की कुंडली में, उसकी वाइफ के बारे में आपको देखना है तो वीनस को देखेंगे। उसकी एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन को शुक्र से देखते हैं। एल्डर डॉटर, बड़ी आपकी पुत्री को भी वीनस से देखते हैं। डॉटर इन लॉ के बारे में देखना है आपको, पुत्र वधू, वो भी हम वीनस से देखते हैं। तो आप ये ज्यादातर आपकी फीमेल नेटिव है आपकी लाइफ के अंदर, वो सभी को हम शुक्र से देखते हैं। सैटर्न एल्डर ब्रदर है, आपका खुद का बड़ा भाई सैटर्न है। आपको अपने बड़े भाई के बारे में देखना है तो सैटर्न है। छोटा भाई देखना है तो कौन हो गया, छोटा भाई आपका मार्स हो गया। ये आपको याद रखना है। और उससे भी छोटा है तो फिर वो मरकरी है। और आज के जमाने में इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, पुराने जमाने में और भी ज्यादा होते थे। राहु आपका पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, दादा दादी। केतु मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो दादी जी के बारे में देखना है तो केतु को देखिएगा, दादी जी की सारी चीजें बता देगा। केतु कैसी थी, गुस्से वाली थी, देखने में कैसी थी, पढ़ी लिखी कितनी थी, वो सब केतु से देखेंगे। दादाजी के बारे में देखना है तो आप राहु से देखेंगे। अब आपका ये मैं आपको बता देता हूँ, ये सब लग्न है जो मैंने अभी बताया। भृगुनंदी नाड़ी कुछ भी नहीं है इसके अलावा। आपको क्या करना है, कैसे देखना है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे शांति से। मगर सबसे पहला जो हम लग्न वगैरह देखते हैं, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव,
ये भाव वो भाव जो हम देखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। यहां पर कोई भाव नहीं देखना, आपको किसके बारे में बात कर रहे हो। ये ब्यूटी है इसकी, आप जिसके बारे में बात कर रहे हो बस उस प्लेनेट को पकड़ लो, बाकी से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको पिता के बारे में देखना है तो आप सूर्य को पकड़ो, और सूर्य का किन प्लेनेट से क्या कनेक्शन बन रहा है उस हिसाब से हम पिता के बारे में सारी बातें बता देंगे। ये भी बता देंगे पिता आपके कैसे थे, आगे चल के कैसे होंगे, उनका उनका कैसा नेचर होगा, सारी चीजें, कितने पढ़े लिखे होंगे, नौकरी करते होंगे, क्या प्रोफेशन रहा होगा, उनकी एजुकेशन में ब्रेक रहा होगा नहीं रहा होगा, आप बता दोगे। ऐसे ही अपने छोटे बहन भाई के बारे में बताना है तो बता दोगे। पति के बारे में एक फीमेल नेटिव की कुंडली से उसके हस्बैंड के बारे में, मेल नेटिव की कुंडली से उसकी वाइफ के बारे में आपको देखना है। आपसे यदि कोई लेकर आता है कि मेरी वाइफ के बारे में बताइए, तो आपको पता होना चाहिए मुझे कौन सा प्लेनेट पकड़ना है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। शुक्र पकड़ना है, छोटी बहन के बारे में देखना है, सबसे छोटी बहन है मरकरी पकड़िए, सबसे छोटे भाई के बारे में देखना है मरकरी पकड़िए, आपको दादाजी के बारे में देखना है आप राहु को पकड़िए, राहु को देखेंगे बस। अब राहु लग्न हो गया, आपका जो सेंटर पॉइंट है वो राहु है, ये सेंटर पॉइंट है, ये हर चीज के लिए अलग प्लेनेट है। और यहाँ पर कोई लग्न नहीं होती, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, यहाँ पर प्लेनेट के सिग्निफिकेशन के बेस पर बीएनएन में सभी प्रेडिक्शंस दी जाती हैं। रोल ऑफ प्लेनेट्स इन नाड़ी, यहां पर क्या होता है कि प्लेनेटरी पोर्टफोलियो एंड कर्मा इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। इसमें हम क्या करेंगे, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एम्फेसाइजेस अंडरस्टैंडिंग द की रोल्स। हर एक प्लेनेट के की रोल्स होते हैं, हर एक के, वो मैं फिर से बता रहा हूं। मैं आपको सिग्निफिकेशन को डिफरेंट फॉर्म में बताऊंगा आज की क्लास में, पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा क्योंकि इस पर हमें सबसे ज्यादा जोर देना है। इन ए मेल बर्थ चार्ट जुपिटर रिप्रेजेंट द जीव कारका सिग्निफिकेटर ऑफ लाइफ। जीव कारका का मतलब खुद, सेल्फ। तो मेल बर्थ चार्ट में जुपिटर आपको खुद को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अपने बारे में देखना है अपनी कुंडली में, तो जुपिटर को पिन पॉइंट करेंगे। अपने पिता के बारे में देखना है तो सूर्य को करेंगे, जैसे मैंने बताया। अपनी वाइफ के बारे में देखना है तो आपकी कुंडली में शुक्र को देखोगे। पुत्र के बारे में देखना है तो तब सन को देखोगे। माँ के बारे में देखना है तो मून को देखोगे। इन फीमेल बर्थ चार्ट बोथ जुपिटर एंड वीनस आर कंसिडर्ड जीवकार का, जीवकार का दोनों को कंसिडर करते हैं, मगर आपको रिजल्ट जो देखने हैं उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में वो जुपिटर के बारे में देखेंगे, ये ध्यान रखना, वीनस से नहीं देखेंगे। फर्दर सैटर्न इज द कर्म कारका, आपको पता है कर्म कारका है, आप जो भी कर्म करोगे। सिग्निफिकेटर ऑफ डीड्स नॉन टू रिप्रेजेंट डिले इन इनर्शिया इन बोथ मेल एंड फीमेल चार्ट। टुगेदर जुपिटर वीनस एंड सैटर्न रिप्रेजेंट द जीव एंड कर्म ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी। तो देखिए जुपिटर, वीनस और सैटर्न ये इनका अलग ग्रुप है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपकी कुंडली के अंदर, और सबसे बेनिफिक प्लैनेट भी है यहाँ पर। ये मेलिफिक इनमें कोई भी नहीं है। डिजीज हालांकि सैटर्न भी दे सकता है, डिजीज वीनस भी दे सकता है, और जुपिटर को डिजीज होती है, मगर आपका जो भी कर्म आप देखोगे किसी व्यक्ति के, वो शनि से देखेंगे। बाकी एस्ट्रोलॉजी में शनि को बदनाम किया है, बीएनएन एस्ट्रोलॉजी में शनि कुछ भी तरीके से खराब नहीं है। आपकी जो प्रोफेशन, जो भी कर्म आप करोगे वो सब शनि पर डिपेंड करेंगे। आप कौन हो, जुपिटर। फीमेल नेटिव है तो वो कौन है, वीनस। तो यहाँ पर वैसे भी वीनस आपकी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, वीनस आपके धन को रिप्रेजेंट करता है, वीनस लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, वीनस आपके मकान को रिप्रेजेंट करता है, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जो आपका शारीरिक हैप्पीनेस है किसी भी तरीके की, सभी चीज़ को वीनस रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर, वीनस और सैटर्न को एक अलग कैटेगरी में रखा है यहाँ पर। इन तीनों प्लेनेट को आप ऐसे मान के चलोगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। आपकी जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, ब्रह्मा कौन है, जनक। विष्णु कौन है आपका, जिसे हम बोलते हैं गॉड। ब्रह्मा इज जनरेटर, विष्णु इज ऑर्गेनाइजर एंड शिव इज डेस्ट्रॉयर। तो यहां पर ये है आपके सैटर्न आपका डेस्ट्रॉयर है, वो कर्म करवाएगा आपका। जुपिटर आपका एक्चुअली जनक है, ब्रह्मा। और वीनस कौन है आपका, जो आपका ऑर्गेनाइजर है, आपका काम चलाएगा जिंदगी में, पैसा आपके पास होगा, जो आपके जीने के लिए सुख सुविधा है वो वीनस प्रोवाइड करेगा। तो इन तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह अलग से देखिए। जब भी कुंडली में आप जुपिटर, वीनस, सैटर्न को किसी के साथ देखें, कैसे देखेंगे वो मैं बताऊंगा, तो खुश हो जाइए कि जुपिटर इसके साथ है तो इसका भला करेगा, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिल गया। शुक्र इसके साथ है, विष्णु जी का आशीर्वाद मिल गया। सैटर्न इसके साथ है तो वो आपसे कर्म कराएगा। शिव जी है तो कर्म भी करेंगे, जब कर्म करेंगे तो वो आपका थोड़ी सी सजा हो जाती है। जब भी कर्म होता है तो उसमें सजा होती है, काम करके कोई राजी नहीं होता, तो कर्म कराएगा। मगर यहाँ पर ये तीनों प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर डेस्टिनी मेकर प्लेनेट्स, डेस्टिनी मेकर,
यहां पर देखिए सैटर्न और जुपिटर को अलग कर दीजिए, ये तो बेस्ट प्लेनेट हो गए, ये जहां पर भी इनका कॉम्बिनेशन होगा इनको हम अलग से रखते हैं, एक जीव कारक और कर्म कारक को अलग करिए। बाकी जो ये 3 प्लेनेट हैं यहाँ पर डेस्टिनी मेकर होते हैं, सन, वीनस एंड मरकरी, ये आपका भाग्य बनाएंगे। नेगेटिव प्लेनेट इनमें से कोई भी नहीं है, हमें देखना पड़ेगा आगे, मगर अभी आप इन्हें डेस्टिनी मेकर मानकर चलिए। आपके लिए प्लेनेट इनका जब किसी से कनेक्शन बनेगा तब ये तीनों ही प्लेनेट आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अभी मैंने बताया था सन सिंबलाइज गवर्नमेंट, सरकार को सिंबलाइज करता है, तो सरकार से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। फेम, आपकी फेम होगी, सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी। एंड वाइटल लाइफ मैटर्स, इट रिप्रेजेंट द फादर एंड सन इन बोथ मेल एंड फीमेल चार्ट। तो ये आपका हर तरीके से इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए आपकी जिंदगी में फादर और सन से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी कोई नहीं होता। जब आप छोटे हो तो आपके फादर ही हैं आपके लिए सब कुछ, गवर्नमेंट का बाप भी फादर है, गवर्नमेंट से ऊपर। और जब आप बड़े हो गए, 60-65 साल के हो गए, तब आपका पुत्र है, चाहे वो आपका ध्यान रखता हो या ना रखता हो, आपकी जिंदगी में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी प्लेनेट नहीं हो सकता। फर्दर आता है वीनस, इट रिप्रेजेंट लग्जरीज एंड प्रॉस्पेरिटी इन ऑल चार्ट्स एंड सिग्निफाइज द वाइफ इन ए मेल चार्ट। तो इसके अलावा और कोई आपको फिजिकल हैप्पीनेस नहीं होती। हमारी डिजायर जो होती है, हम जी इन चीजों के लिए रहे होते हैं, ये लग्जरी आया, प्रॉस्पेरिटी आया, पूरी मेहनत इसलिए कर रहे होते हैं। एक मेल है, उसकी ख्वाहिश होती है अच्छी वाइफ मिले, तो ये वीनस इन सभी चीजों का कारक है, इसीलिए हम इसको डेस्टिनी मेकर बोलते हैं। ये आपका भाग्य बनाएगा, जिसके साथ जाकर अटैच होगा उसको उसके सिग्निफिकेशंस को बेटर करेगा। तीसरा है मरकरी, तो मरकरी आपको पता है बुद्धि का कारक होता है, बिजनेस का कारक होता है, बोलचाल का कारक होता है, पढ़ाई लिखाई का कारक होता है, और ये सारी चीजों की आपको जरूरत होती है। तो मरकरी इंडिकेट इंटेलिजेंस, इट इंडिकेट कम्युनिकेशन, इट इंडिकेट कॉमर्स एंड सिंबलाइजेज यंगर सिबलिंग एंड फ्रेंड्स इन बोथ एंड मेल एंड फीमेल चार्ट। तो ये तीनों प्लेनेट के आपको सिग्निफिकेशन से ही समझ लीजिए कि भाई ये तो जिसके साथ भी जाएंगे उसको ये अपने सिग्निफिकेशंस को दे देंगे। बीएनएन में हम ऐसा देखेंगे, जब 2 प्लेनेट जुड़ेंगे तो 2 प्लेनेट जुड़ते हैं तो वो एक दूसरे की वैल्यूज मिल जाती हैं। आगे मैं बताऊंगा, जैसे देखिए सन और वीनस का कंजंक्शन हो गया, कैसे होगा मैं बताऊंगा। तो हम कैसे करेंगे, देखिए सन फादर है और वीनस क्या है आपका लग्जरी, तो फादर के पास लग्जरी आएगी। सन फादर है और ये क्या है प्रॉस्पेरिटी, पिताजी के पास प्रॉस्पेरिटी होगी। सन फादर है तो फादर के पास डेफिनेटली वाइफ होगी। ऐसे ही पुत्र से भी वो कंजंक्शन हो गया, आप ऐसे पुत्र देख रहे हो तो पुत्र के पास लग्जरी होगी, पुत्र के पास प्रॉस्पेरिटी होगी। ऐसे ही देखिए यदि आपको देखना है, बाय द वे सन को आप देखते हो कंजंक्शन विद द मरकरी, कैसे कंजंक्शन होगा मैं बताऊंगा। तो इनकी जो करैक्टरिस्टिक है दोनों के मिक्स हो जाते हैं। कैसे मिक्स करेंगे, सूर्य क्या है फादर, अब फादर इंटेलिजेंट होंगे, देखिए फादर में कम्युनिकेशन होगा, कॉमर्स ऐसा काम करते होंगे, ये सारी चीजें फादर के अंदर होंगी, उनका फ्रेंड सर्किल होगा, पढ़ाई में अच्छे होंगे, ये सारी चीजें हम इस तरीके से आगे चल के इन चीजों को हम प्रेडिक्ट करेंगे। इसलिए क्योंकि इन तीनों प्लेनेट के जो सिग्निफिकेशन है, देखिए जुपिटर सैटर्न को अलग कर दिया। जुपिटर आप स्वयं में जहां भी जिसके साथ भी जाएंगे उसका भला करेगा, सैटर्न आपका कर्म है तो कर्म से रिलेटेड आपको रिजल्ट देगा। ये 3 प्लेनेट जिसके साथ भी जाकर जुड़ेंगे, कभी कभी खराब भी देते हैं, मैं बताऊंगा जुड़ेंगे जिसके साथ, डिपेंड करेगा अपने फ्रेंड के साथ जुड़ रहे हैं या शत्रु के साथ, मगर इनको हम डेस्टिनी मेकर बोलते हैं। इन जनरल 5 को डेस्टिनी मेकर बोलते हैं, 5 को। जुपिटर भी डेस्टिनी मेकर है, सैटर्न भी डेस्टिनी मेकर है, सन, वीनस और मरकरी भी सैटर्न डेस्टिनी मेकर है। तो बीएनएन एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये 5 प्लेनेट खूबसूरत प्लेनेट हैं जो आपकी जिंदगी के अंदर सभी तरीके की खुशियां लेकर आते हैं। अब है डेस्टिनी मॉडिफायर प्लैनेट्स। तो मॉडिफाई जो करते हैं ना, वो मॉडिफायर जो होता है वो उसका कुछ पता नहीं, किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकता है वो। मॉडिफायर कौन होता है, देखिए आपका बच्चा स्कूल गया, काफी इंटेलिजेंट था, एक अच्छा फ्रेंड मिल गया, दोनों पढ़ने लग गए, उसे देख के पढ़ने लग गया, मॉडिफाई हो गया बेटर वे में। पहले ही अच्छा था और अच्छा हो गया, या खराब था और उसको अच्छा फ्रेंड मिल गया और अच्छे फ्रेंड की वजह से वो पढ़ने लग गया, उसका भला हो गया। उल्टा हो सकता है, आपका बच्चा है या कोई भी है, वो बहुत अच्छा है पढ़ने में, कॉलेज गया, पता चला कोई आवारा दोस्त मिल गए तो उसको सिखा दिया क्या पढ़ने में लगा रहता है, घूम फिर पढ़ते तो माँ बाप तो ऐसे ही कहते रहते हैं। अब उसने शुरू कर दिया कि कौन पढ़ेगा, फालतू पढ़ने से होता भी क्या है, देख मेरा वो दोस्त है वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, कार में घूमता है, इसमें घूमता है, और उसके माइंड को उस तरीके से मॉडिफाई कर दिया। तो जो मॉडिफायर होता है मैनिपुलेट करता है रिजल्ट को, मैनिपुलेटर भी बोलते हैं इसको।
अब ये मैनिपुलेट कैसे करेगा वो हम आगे जाके देखेंगे, डिपेंड करेगा ये खुद कैसा है कुंडली में, जिसके साथ आ रहा है वो इसका फ्रेंड है या उसका एनिमी है, इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो मॉडिफायर जो प्लेनेट होता है, हैंड रेज किया है, जी मैम बोलिए। पूजा श्री मैम अपने हैंड रेज किया है। पूजा श्री मैम, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर यही पूछना था कि एट द सेम टाइम मान लीजिए किसी को बेटा भी हो और उसके पापा भी मतलब जिंदा हो तो कैसे देखेगा, मतलब दोनों को सूर्य से देखेंगे, दोनों को सूर्य से देखेंगे। अच्छा। अभी आप ये नोट मैडम नोट कर लो, अभी मैं खत्म करके आपके क्वेश्चंस लूंगा, आप नोट कर लो ये, क्योंकि फिर फ्लो खत्म होगा तो इसमें क्या है, एक बार क्वेश्चन मैंने लेने शुरू कर दिया ना तो क्लास में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यू जस्ट नोट इट डाउन, एंड में मैं आंसर कर दूंगा सभी के, ठीक है। अभी मैं जो थोड़ा बहुत मुझे बताना है वो मैं बता देता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चंस ले लूंगा। और कैसे हम देखते हैं उस पर हम काफ़ी अभी डिटेल में भी बात करेंगे कमिंग क्लासेस में। अभी ये एक तरीके का थ्योरेटिकल पोर्शन चलेगा शुरू में। तो डेस्टिनी मॉडिफायर जो होते हैं आपके, वो मैंने बताया, एक मार्स होता है और एक मून होता है। मार्स और मून दोनों ये मॉडिफायर है, मैनिपुलेट करेंगे ये आपको। तो मार्स गवर्न करता है ईगो को, अग्रेशन को, कन्फ्लिक्ट को एंड ब्रदरहुड को। इन फीमेल चार्ट इज प्रीडोमिनेटली रिप्रेजेंट द हस्बैंड। तो ये मॉडिफायर होते हैं, आपको उसको पर्टिकुलर जिस भी प्लेनेट से कनेक्ट होंगे उसके सिग्निफिकेशंस को ये बदलने की कोशिश करेंगे अपने तरीके से, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। अपनी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश ये करेंगे। ऐसे ही मून होता है, ये आपके माइंड को रिफ्लेक्ट करता है, इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है, स्पिरिचुअलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, बट ऑल्सो एस्पेक्ट लाइक मूड स्विंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है मून। जो आपके एकदम से कभी गुस्सा आ रहा है, कभी खुश हो रहे हो। एडल्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी सही हैबिट नहीं होती। लॉसेज को रिप्रेजेंट करता है एंड द मदर इन ऑल द चार्ट्स, माँ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी देखिए, माँ भी मॉडिफाई करती है, लड़ाई भी लगवा देती है शादी के बाद, ठीक है, या आपको डांट भी सकती है, आपको अच्छे वे में भी मॉडिफाई करती है। जनरली मदर्स खराब वे में नहीं करती, पर मॉडिफायर की तरह एक्ट करते हैं। ऐसे ही मार्स है, हस्बैंड है, वो भी मॉडिफाई करता है। आपको हो सकता है आपकी इच्छा के काम नहीं करने दे, या हो सकता है आपको एनकरेज करे कि ये करो वो करो। तो आप देखिए ये सारी चीजें होती है हमारी लाइफ के अंदर। मदर और मार्स, इन दोनों को, मार्स इज द कारक ऑफ द हस्बैंड, मून इज द कारक ऑफ मदर, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग मॉडिफायर होते हैं। इसके बाद इसके अंदर दो प्लेनेट और होते हैं जो अच्छा मैं यहां पर वो ऐड करना भूल गया, राहु एंड केतु। तो ये डेस्टिनी ब्रेकर्स है। राहु एंड केतु क्या है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, डेस्टिनी ब्रेकर। राहु और केतु यहां पर जिसके साथ भी आ जाए, तो मैंने बताया राहु माया है, छल है, कपट है, सभी तरीके की परेशानियां क्रिएट करेगा, भ्रम क्रिएट करेगा, तो वो अच्छा नहीं है। और केतु हर चीज का एंड है। जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था, केतु जिसके साथ भी आ जाएगा उसका काम तमाम करने की कोशिश करेगा। शनि आपका प्रोफेशन है, यदि केतु शनि के साथ आ गया तो आपकी नौकरी में दिक्कत क्रिएट कर देगा। वीनस आपकी वेल्थ है, यदि वीनस के साथ आ गया तो आपकी वेल्थ में क्रिएट कर देगा। या फिर वो मेल चार्ट में आ गया वीनस के साथ तो वाइफ के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। फीमेल चार्ट में मार्स के साथ आ गया तो हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मरकरी के साथ आ गया तो उसकी एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जुपिटर के साथ आ गया तो उसको आदमी को खुद को घर बिठा देगा, वो किसी न किसी वजह से बीमार करके बिठा देगा या वैसे ही बिठा देगा, उसकी नौकरी चली जाएगी इसलिए घर बैठ जाएगा। तो राहु और केतु ये दोनों डेस्टिनी ब्रेकर्स हैं। तो इन प्लेनेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक डेस्टिनी मेकर प्लेनेट, उसके अंदर 5 हैं तो मेन प्लेनेट है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे डेस्टिनी मॉडिफायर या मैनिपुलेटर हैं, दीज आर मार्स एंड मून। और तीसरे आपके डेस्टिनी ब्रेकर प्लेनेट्स हैं। फर्दर और कारकत्ताओं को मैंने फिर से और क्लासिफाई किया है। ऑफ सिग्निफिकेटर ऑफ प्लेनेट इन एस्ट्रोलॉजी, देखिए इन सभी को आप पढ़ लेना, मैंने अलग अलग फॉर्म में इनको देने की कोशिश की है। सूर्य अभी मैंने बताया था, फादर, सन, नेम एंड फेम, अथॉरिटी, कैपिटल सिटी, इसे याद रखना, हम यूटिलाइज करेंगे। आपको देखा होगा BNN के अंदर हम प्रेडिक्शन देते हैं, आप बड़े ही शहर में रहते हो। सूर्य आपका कैपिटल सिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो लियो साइन होता है सूर्य का,
वो भी कैपिटल सिटी को रिप्रेजेंट करता है। जिसका जुपिटर लियो साइन में होता है वो या तो किसी कैपिटल में रहता है बड़े शहर में, या वो किसी पॉश कॉलोनी में रहता है जिसका सूर्य 5 साइन में हो, या वो मेन रोड पे तो रहता ही होगा, ये पक्की बात है। राइट आई को रिप्रेजेंट करता है, वो बीएनएन में भी करता है, उसमें वो वैदिक में भी करता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। चंद्रमा आपका मदर का कारक है, ट्रेवल का कारक होता है आपको। मून का जब भी कॉम्बिनेशन आएगा हम ट्रेवल बोलेंगे। वाटरी प्लेसेस का कारक होता है। जिसका जुपिटर के साथ मून हो, मैं बीच बीच में ऐसे ही सूत्र बोलता रहूंगा, बीएनएन में ऐसे ही चलता है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ सूत्रस हैं। जुपिटर के साथ मून हो तो उस पर्सन का या तो घर, या फिर उसका घर होगा वाटरी प्लेस के पास, या उसको ऐसी जगहों पर जाना पसंद होगा जहां पर पानी के सोर्सेज हों। मतलब या तो कोई आपका वाटरफॉल होगा, या किसी वो ओशियन में जाना चाहेगा, किसी रिवर पे जाना चाहेगा, इस तरीके का होगा, या नेचुरली उसके घर के आसपास वाटर सोर्स होगा। ये मिल्क का कारक है, लेफ्ट आई का कारक होता है। मंगल आपका हस्बैंड का कारक होता है, सेकंड यंगर ब्रदर का कारक होता है, ब्लड का भी कारक है, मार्स आपको सबको पता है, टीथ का कारक है, और ये मशीनरी का ध्यान रखना पर। टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल नौकरी, यदि जब मार्स हम देखेंगे बुध के साथ आ जाएगा तो हम कहेंगे कि आपकी टेक्निकल एजुकेशन होगी, नहीं तो एजुकेशन में ब्रेक करवा देगा। ये सलाह देंगे उसको। कोई व्यक्ति आपसे पूछता है उसका मरकरी और का मार्स से कॉम्बिनेशन हो रहा है और वो पूछता है मुझसे क्या कराएं, तो आप कहिए इसको आप टेक्निकल एजुकेशन दीजिए, नहीं तो इसकी एजुकेशन में ब्रेक आने वाला है, ये श्योर है। तो इस तरीके से हम मार्स को देंगे। सैटर्न के साथ यदि मार्स है तो यदि वो मार्स से रिलेटेड मतलब टेक्निकल प्रोफेशन नहीं कर रहा होगा तो उसको प्रोफेशन के अंदर प्रॉब्लम आएंगी। तो सैटर्न का मार्स से कॉम्बिनेशन जब होगा वो हम डिस्कस करेंगे आगे कैसे कॉम्बिनेशन होते हैं। फिर आता है आपका मरकरी, बुध, तो ये थर्ड यंगर ब्रदर है, यंगेस्ट बोलिए, ये एजुकेशन का कारक है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बिजनेस, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जुपिटर है, सेल्फ होता है, टीचर, फैक्ट, मोटापे का कारक भी जुपिटर है, ठीक है। जिसका जुपिटर और मून साथ होगा उसकी मां मोटी होगी, जुपिटर और मार्स साथ होगा उसके पति मोटे होंगे, जुपिटर और वीनस साथ होगा उसकी वाइफ मोटी होगी, फैट होगी। ये कॉम्बिनेशन है। और बीएनएन की ये ब्यूटी है कि बीएनएन में कुंडली देखकर आप ना केवल उस व्यक्ति के बारे में बताते हो, आप ये भी बताते हो आपका घर यहां पर होगा, ठीक है, आप बड़े शहर के रहने वाले हो, आपकी पत्नी थोड़ी हेल्दी है, आपके हस्बैंड थोड़े हेल्दी है, इस तरीके से आप बताओगे। जुपिटर टेम्पल, प्रेस्टीज का भी कारक है, आपके सम्मान का, जज और मिनिस्टर्स का कारक भी होता है ये आपका। इसके बाद शुक्र है, वो वाइफ का कारक है, मनी का कारक है, बड़े घर का, मेंशन जो होते हैं, छोटा घर नहीं, हाउस का मतलब बहुत बड़े घर, व्हीकल, व्हीकल कौन सा जो आपका लग्जरियस होता है, बड़ा ऑडी कार, प्लेजर किसी भी तरीके की, और मैरिज का कारक भी आपका वीनस होता है। सैटर्न प्रोफेशन का कारक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के समय पर, क्योंकि आपके पास जो क्वेरीज आएंगी वो प्रोफेशन से रिलेटेड आएंगी। एल्डर ब्रदर, सर्विट्यूड, आपके जो घर के अंदर जो भी नौकर चाकर है उनका भी कारक है। गैम्बलिंग, जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, जुआ वगैरह खेलते हैं। लेजीनेस, सुस्त होते हैं। माइनिंग का कारक है, अंडरग्राउंड जो भी चीज होती है उनका कारक भी सैटर्न है। राहु, ग्रैंडफादर, फॉरेन ट्रेवल, जब भी जुपिटर का कनेक्शन आपके राहु से बनेगा, जुपिटर आप खुद है और राहु क्या है, फॉरेन, तो उस व्यक्ति को वो बाहर जाकर रहेगा, और नहीं रह रहा है तो हम उसे सलाह देंगे कि आप सक्सेसफुल तभी होंगे जब आप कहीं बाहर जाकर रहोगे। अब बाहर में फॉरेन नाम इसको बोल रहे हैं, जनरली राहु फॉरेन है अपना आप में, तो फॉरेन का मतलब यहाँ पर फॉरेन कंट्री नहीं है, अवे फ्रॉम कल्चर। क्रैक्स इन वॉल, आपके घर की दीवारों में जो क्रैक्स होते हैं वो भी राहु है। ऐसे केतु मैटरनल ग्रैंडफादर है, अब बालों का कारक केतु होता है यहाँ पर, एस्ट्रोलॉजी का कारक केतु है। ऑब्स्टेकल्स, हर तरह की दिक्कतों का कारक केतु है, हर तरीके के डिस्प्यूट का कारक भी केतु है। जिसके साथ जाकर बैठेगा उसके सिग्निफिकेशंस को बर्बाद कर देगा। सूर्य के साथ केतु जाकर बैठ गया तो पुत्र से प्रॉब्लम होगी, पिता से प्रॉब्लम होगी, या पुत्र या पिता में से किसी की डेथ हो जाएगी अनटाइमली, इस तरीके से हम उसको प्रेडिक्शन देंगे। ये यहाँ पर फिर मैंने और इन्हीं कारकत्वों को और थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश की है। ग्रहों के कारकत्व के अनुसार, एक्सक्यूज मी, ग्रह के कारतत्व के अनुसार संबंधित मानवीय रिश्ते, संबंधी है आपका सूर्य, मैंने बताया पिता, पुत्र है प्रथम पुत्र, इसमें और ज्यादा डिटेल में दिया है, ध्यान रखना इसको।
पहला पुत्र है और ये ससुर को भी रिप्रेजेंट करता है, फादर इन लॉ, तो पिता ही है वो भी एक तरीके से। तो फादर इन लॉ देखने हैं, वो भी ससुर से देखने हैं। रिश्तों के लिए देखिए चंद्रमा किस किस को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देखना। माँ, बड़ी बहन, बड़ी साली, जैसे एल्डर सिस्टर इन लॉ, सास, मदर इन लॉ, और मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। मामी, मामा की पत्नी, माँ के रिश्तेदार, माँ के जितने भी रिलेटिव्स हैं, मौसी वगैरह, और तीसरी पत्नी। अब तीसरी पत्नी होगी तो वो चंद्रमा होगा, ये ध्यान रखना। पहली पत्नी तो शुक्री है, और तीसरी पत्नी यहाँ पर क्या होगा, किसी के 3 पत्नी हो, पुराने जमाने में हुआ करती थी, राजा दशरथ के भी तीसरी पत्नी थी कैकेयी, तो तीसरी पत्नी आपका चंद्रमा से देखते हैं। मंगल है आपका पति का कारक है स्त्री जातक के मामले में। भाई है दूसरा पुत्र भी मंगल है, ध्यान रखना। अब बहुत लोग क्वेश्चन पूछोगे बाद में, तो मैंने यहाँ पर इसीलिए लिया है, प्रीवियस बैच में मैंने नहीं कराया था। तो दूसरा पुत्र है एक्चुअली मंगल। पहला पुत्र कौन है आपका, सूर्य है। दूसरा पुत्र कौन है, मंगल। आपका ब्रदर इन लॉ, साला मतलब वाइफ का भाई, आपका भाई भी वही है, आपका खुद का भाई है, वाइफ का भाई भी यही है। अंकल, चाचा जी भी ये आपके मंगल है। दामाद जो आपका सन इन लॉ है, सभी पैतृक पक्ष संबंधी संबंध, जो भी अपने परिवार से रिलेटेड बाकी जो संबंधी है वो आपको देखने हैं, तो मार्स से देखोगे। इसके बाद यदि आपको देखना है बुध, तो बुध दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी कौन है, चंद्रमा। पहली पत्नी आपकी वीनस है, तीसरी पत्नी चंद्रमा है, और बुध दूसरी पत्नी है। इसके अंदर कंट्रोवर्सी है, कई लोग चंद्रमा को दूसरी पत्नी मानते हैं, बुध को तीसरी मानते हैं। तो वो आप देख सकते हो, युवा भाई, तीसरा भाई मतलब सबसे छोटा भाई, यंगेस्ट ब्रदर, यंगेस्ट सिस्टर, फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, प्रेमी प्रेमिका, मामा, और सबसे छोटी बिटिया को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे छोटी जो भी बेटी है, सबसे छोटी जो भी बहन है, वो आप बुध से ही देखोगे। बृहस्पति है, ये पुरुष जातक के लिए बृहस्पति जीवन का कारक है, अर्थात स्वयं, गुरु, गाइड, प्रतिष्ठित व्यक्ति और दूसरा पति। बृहस्पति एक्चुअली सेकंड हस्बैंड है। किसी की एक मैरिज हुई है, आपको देखना है कि भाई दूसरा पति कैसा रहेगा, तो वो हम बृहस्पति से देखेंगे, और पहला पति आपका मार्स होगा। फिर आ जाता है शुक्र, स्त्री जातक के लिए जीव कारक ग्रह। शुक्र पत्नी है, बेटी है, बड़ी बहन, स्वयं से बड़ी जो बहन होती है वो है बड़ी बेटी। बेटी में एक से ज्यादा है, बड़ी बेटी शुक्र से देखते हैं। बड़ी पुत्र वधु, जो एल्डर आपकी डॉटर इन लॉ है। शनि आपका बड़ा भाई है, पिताजी के बड़े भाई, जिसे हम ताऊ जी बोलते हैं। दास और नौकर, और तीसरा पति। देखिए पहला पति कौन है, पहला पति आपका मंगल है, दूसरा पति कौन है, बृहस्पति, और तीसरा पति कौन है आपका, शनि। राहु है, दादा भी है और पोता भी है पितृ साइड के, और केतु है, नाना है, पितृ है, मातृ साइड के। पितृ का मतलब क्या है पता है आपको, जो हम पितृ पक्ष में जिनकी पूजाएं करते हैं, वो आपके अपने पिताजी के साइड के जो पितृ हैं वो राहु हैं, और माताजी के साइड के जो पितृ हैं वो आपके केतु हैं। चलो आज हम यहीं तक रखेंगे, और इसको रियल सेंस में हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। मैं इंडिविजुअल प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस भी आप लोगों को कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो एक एक प्लेनेट के सिग्निफिकेशन हम उस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, किस प्लेनेट के क्या सिग्निफिकेशंस हैं। उसके बाद हम उनके कंजंक्शंस को डिस्कस करेंगे, मतलब 2 प्लेनेट कंबाइन हो रहे हैं तो किस तरीके के रिजल्ट देंगे। इसके बाद हम इसकी लिटरेचर पर जाएंगे, एक्चुअली नियमों पर जाएंगे कि किस तरीके के नियम किस तरीके से लगाते हैं। इसके अंदर जो कंजंक्शन या युति के नियम अलग होते हैं, एस्पेक्ट या दृष्टि के नियम अलग होते हैं, और इन सभी तरीके के नियम डिफरेंट होते हैं। तो जो प्लेनेट कनेक्ट होते हैं वो या तो एस्पेक्ट से कनेक्ट होते हैं या युति से कनेक्ट होते हैं। अब जब 2 प्लेनेट युति से कनेक्टेड हैं, तो जैसा मैंने थोड़ा अभी बताने की कोशिश की थी कि सपोज किसी का बुध और केतु कनेक्ट हो गया युति से, तो वो उसकी एजुकेशन में प्रॉब्लम कर देगा। मगर बुध और शुक्र कनेक्ट हो गए या बुध और शनि कनेक्ट हो गए तो वो उसके प्रोफेशन के लिए अच्छा रहेगा, एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा। इस बेसिस पर सारी भृगुनंदी नाड़ी के अंदर प्रेडिक्शंस देते हैं। अब आप लोगों के कोई भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो नाउ यू कैन आस्क। तो मैं यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, पूजा श्री मैम पूछिए।